आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। खबर है खगड़िया के परबता से, जहां गुवानी बस स्टैंड में खड़ी एक बस में अचानक आग लग गई। इस आग में पूरी बस धू धू कर जल गई और ये तस्वीरें आप देखिए कि किस तरीके से बस में आग लगी और आग की लपटें इतनी तेज थी कि पूरी बस जलती रही। बस में आग लगने की सूचना के बाद स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाया और इस वक्त बस में आग लगी, उसके अंदर कोई भी यात्री बैठा हुआ नहीं था, इसलिए हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। बस में आग कैसे लगी इसका पता अभी तक नहीं चल पाया है। और आपको यह बताएं कि जिस बस में आग लगी वो परबता के अगवानी बस स्टैंड से बेगूसराय जाती है। अररिया से बड़ी खबर है कि जिला प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। इलाज के अभाव में तीसरे ऊंट की भी मौत हो गई है। बड़ी खबर, जिला प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई। इलाज के अभाव में तीसरे ऊंट की मौत हुई है। तस्करी के 11 ऊंटों को पुलिस ने जब्त किया था। अररिया आरएस इलाके में ऊंटों की मौत हुई है और लोगों के बीच आक्रोश है। जो बचे हुए ऊंट हैं उनकी भी हालत बेहद खराब है। और आपको यह बताएं कि ऊंटों को राजस्थान से अररिया के रास्ते तस्करी के जरिए राजस्थान ले जाया जा रहा था, जिसे अररिया पुलिस ने पकड़ा था। ऊंटों को बेहद खराब स्थिति में रखा गया था, जिससे ऊंटों की हालत बेहद खराब हो गई थी। तो सवाल उठता है कि प्रशासन इतना लापरवाह कैसे हो सकता है। पकड़े गए जो ऊंट हैं उनके लिए व्यवस्थाएं क्यों नहीं की गई। सवाल यह है कि ऊंटों के लिए इलाज का इंतजाम क्यों नहीं हो पाया। और सतीश हमारे साथ, अररिया संवाददाता। सतीश, अगर ऊंटों को जब्त किया गया था तो उनकी देखभाल करने की जिम्मेदारी किसकी थी? अगर ऊंटों की मौत हो रही है तो कोई ऐसा है जो जिम्मेदारी ले रहा है कि हां हमारी गलती के चलते हुआ, या फिर लोगों का आक्रोश किस बात को लेकर है? जी दरअसल देखिए, एक तो ऊंटों की तस्करी राजस्थान से बांधकर बहुत ही क्रूर तरीके से जो लाया जा रहा था और सीमांचल के रास्ते जो है बांग्लादेश तक तस्करी किया जाता है। दूसरी बात की 11 ऊंटों में 3 ऊंटों की जो मौत हो गई, इसकी जिम्मेदारी यहाँ पर लेने वाला कोई नहीं है। 3 ऊंटों की मौत हो गई इलाज और भोजन के अभाव में। इसके बावजूद जो पदेन अध्यक्ष होते हैं पशु क्रूरता निवारण समिति के डीएम, वो यहाँ पर देखने तक नहीं पहुंचे हैं, और जिससे समझा जा सकता है कि जिला प्रशासन जो है ऊंटों को बचाने में कितना इंटरेस्ट ले रहा है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। तो बड़ी खबर इस वक्त अररिया से, बाकी बचे जो ऊंट हैं उनकी भी हालत खराब है और ऊंटों की लगातार मौत हो रही है। बताया जा रहा है कि बेहद कमजोर हो चुके हैं ऊंट और जिम्मेदारी जिनकी बनती थी उन्होंने कोई सेवा नहीं की, जिस वजह से ऊंटों की मौत हो रही है। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल को जान से मारने की धमकी मिली है। विधायक ने इसे अपने खिलाफ एक बड़ी साजिश करार दिया है और सरकार से सुरक्षा की मांग की है। उन्होंने कहा है कि वो इन धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। तारीख को प्लस 14, 24, 25, 45, 6, 7, 9 से मुझे जान मारने, देख लेने, चुप रहने की धमकी दी गई है। मैं इन धमकियों से डरने वाला नहीं हूं, मैं मुकाबला करूंगा। और ये लोग गजवा हिंद, ISI, इस्लामीकरण करने वाले लोग हैं, आतंकवाद के पोषक लोग हैं, इनसे डट करके मुकाबला करूंगा। ये लोग राष्ट्र विरोधी हैं, वंदे मातरम नहीं गाते हैं, इस पर बोलता हूं तो मेरे मुंह को बंद करने की, डरा करके कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इन लोगों को पता नहीं है कि मैं किस मिट्टी का बना हूं। मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, लेकिन अपने देश को बचाऊंगा, हिंदू समाज को बचाऊंगा, इस राष्ट्र को बचाऊंगा। दानापुर के नौबतपुर में महिला और बच्चे की हत्या कर दी गई है। भतीजी ने संपत्ति के लिए चाची को जला डाला। महिला के साथ गोद लिए बच्चे को भी जलाया है। भतीजी बच्चा गोद लेने से नाराज चल रही थी और इस पूरे मामले की जांच पुलिस कर रही है। तो फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं और इस पूरे कांड में, और ये वो युवती है जिसने इस घटना को अंजाम दिया है। लोगों ने उसे पीटा भी है और अभी फिलहाल जो माहौल है काफी गर्म है। दानापुर के नौबतपुर से यह खबर है, जहां महिला और बच्चे की हत्या की गई है और जिसके ऊपर आरोप लगा है उसे लोग पीट रहे हैं। हालांकि पुलिस अभी मामले की जांच में जुटी है। इधर समस्तीपुर में पैक्स अध्यक्ष की हत्या कर दी गई है। अपराधियों ने गला रेत कर हत्या की है। बड़ी खबर इस वक्त की,
समस्तीपुर से जहां पैक्स अध्यक्ष की हत्या कर दी गई, अपराधियों ने गला रेतकर हत्या की है। ग्राहक सेवा केंद्र के पास से शव मिला है। आरजेडी से भी पैक्स अध्यक्ष जुड़े हुए थे। रोसड़ा के चकथा गांव की यह घटना है और पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दरभंगा दौरे पर हैं, जहां सीएम योजनाओं का जायजा ले रहे हैं। सीएम के साथ जल संसाधन मंत्री संजय झा हैं, जो सीएम को कुशेश्वर स्थान में बाढ़ और जल जमाव की समस्या के बारे में बता रहे हैं। सीएम के दौरे का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता रवि एस नारायण ने। दरभंगा के कुशेश्वर स्थान की सबसे बड़ी समस्या जो है यहाँ पे बाढ़ और बाढ़ के बाद जो जल जमाव है वो सबसे बड़ी समस्या है। और इसके समाधान के लिए आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद कुशेश्वर स्थान पहुंचे हैं और यहाँ पे 8 जो चैनल है, जो ड्रेनेज चैनल है, उसको पुनर्जीवित करने का काम किया जा रहा है और यहाँ से जो गाद है उसकी सफाई की जा रही है। और आप जरा देखिए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और ये जो तमाम वैसी योजनाएं जो यहाँ पे कुशेश्वर स्थान में जो बाढ़ और जो जल जमाव की समस्या है उसके समाधान के लिए लगातार खुद यहाँ पे वो पूरी तरह से निर्देश दे रहे हैं। यहाँ पे जल संसाधन मंत्री संजय झा और तमाम मंत्री और इंजीनियर जो हैं वो यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और नीतीश कुमार सभी उससे जो डिटेल्स हैं वो पूरी योजना को कैसे सफाई होगी, कैसे पानी जो है वो वहाँ से निकलेगा, इस चैनल के जरिए जो बाढ़ के समय में पानी रुक जाता है उसे बाहर कैसे किया जाए, इन तमाम बातों की जो जानकारी है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ले रहे हैं। और इस कार्य का शुभारंभ जो है वो आज यहाँ से करेंगे कि आने वाले कुछ महीनों में ये काम चैनल 8 जो चैनल हैं वो पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे और यहाँ से जो बाढ़ के समय में पानी जो जम जाता था, जो कई महीनों तक यहाँ के लोगों के लिए समस्या बनी रहती थी, उसका निदान हो पाएगा। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ रवि एस नारायण, न्यूज 18 दरभंगा। बैंकों की 2 दिन की हड़ताल का राजधानी पटना समेत पूरे बिहार में व्यापक असर पड़ा है। आज सभी सरकारी बैंकों के कर्मचारी निजीकरण के खिलाफ 2 दिनों की हड़ताल पर हैं। बैंक बंद है, कर्मचारी बैंकों के बाहर सरकार विरोधी नारे लगा रहे हैं। कर्मचारियों का दावा है कि इस हड़ताल की वजह से बिहार में 100 करोड़ का नुकसान होगा। बैंकों की हड़ताल का जायजा लिया हमारे सहयोगी संजय कुमार ने। प्राइवेटाइजेशन के अगेंस्ट में बैंकों में आज से 2 दिनों की हड़ताल है और अगले 2 दिनों तक छुट्टियां रहेगी, यानी 4 दिनों तक बैंकों में कामकाज ठप रहेगा। लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरीके से स्ट्राइक हुई है, अभी आप तस्वीरों में देख सकते हैं जो बैंक के एम्प्लॉयज़ हैं ये सभी बाहर निकल गए हैं और लगातार सरकार विरोधी नारे लगा रहे हैं। जाहिर सी बात है, जिस तरीके से प्राइवेटाइजेशन का फैसला लिया गया है, कर्मचारियों को यह रास नहीं आ रहा है और यही कारण है कि इन्होंने हड़ताल पर जाने का फैसला लिया है। क्या मुख्य मांगे रही हैं इस हड़ताल को लेकर और क्या इम्पैक्ट पड़ा, इसको लेकर हम बात कर लेते हैं। आज जो इम्पैक्ट है, पहले इम्पैक्ट के बारे में बताएं। पूरे देश में सभी सरकारी बैंकों में आज हड़ताल है, पूर्णतः हड़ताल है, तालाबंदी है, कहीं भी काम नहीं हो रहा है। इस 2 दिन के हड़ताल में एम्प्लॉय केवल 300 करोड़ का नुकसान खा रहे हैं। उनके सैलरी से 300 करोड़ का उनका नुकसान केवल एम्प्लॉय का होगा, क्योंकि ये हड़ताल में हम अपना वेतन कटाते हैं। ये हड़ताल केवल एम्प्लॉय के लिए नहीं है, ये हड़ताल हम आज देश के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। क्योंकि जब ये हमारी सरकारी बैंकें जब निजी हो जाएगी, उसका सबसे बड़ा प्रभाव हमारे लोअर मिडिल क्लास, लोअर क्लास और सबसे नीचे लोगों को होगा। आपको पता होगा 1969 में केवल 8000 ब्रांचें थी बैंकिंग इंडस्ट्री की पूरे देश में। आज ये 75,000 से ज़्यादा ब्रांचेज हमारी बैंकिंग इंडस्ट्री की हो चुकी है, जहां मात्र 36,000 करोड़ रुपया डिपॉजिट हुआ करता था, बिजनेस हुआ करता था बैंकों का। आज ये 16 लाख करोड़ तक जा चुका है। इस तरह का डाटा आप लोग खुद देख सकते हैं हर जगह। और ये बैंकिंग लगातार ग्रोथ कर रही है। अगर हम गांव तक, गरीब तक पहुंचे हैं, आज गरीब तक बैंकिंग सेवा है तो केवल नेशनलाइज्ड बैंकों की वजह से। निजीकरण आज कम से कम 700 से 800 निजीकरण बैंकें फेल हो चुकी है और सरकार उस वक्त सहारा लेती है प्राइवेट बैंकों, हमारे बैंकों में, सरकारी बैंकों में मिलाने में। लोगों का पैसा आज तक जमा है, अगर बैंकों का, लोगों को बैंकों में अगर भरोसा है तो सिर्फ सरकारी वजह से। पूरे बिहार के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो कम से कम सभी सरकारी बैंकें बंद हैं। तो जो छोटे छोटे लोग हैं, जो बड़े बड़े उद्योगी भी हैं, उनके भी सारे जो है सो ट्रांजेक्शन बंद हो चुके हैं। ये लॉस सरकार को कम से कम बिहार के कॉन्टेक्स्ट में कम से कम 100 करोड़ का लॉस सरकार को होने वाली है, कम से कम 100 करोड़ का एकदम। पंजाब नेशनल बैंक के एम्प्लॉयज़ हैं और तस्वीरों में आप देख सकते हैं और इनका कहना है कि अगर बिहार में हड़ताल जो है फिलहाल
पूर्णतः सफल है, 100% सफल ये मानते हैं। हालांकि छोटे छोटे बैंक जरूर खुले हुए हैं, लेकिन इस हड़ताल की वजह से कम 100 करोड़ रुपए की हानि होगी। संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। इधर पंचायत चुनाव को लेकर बिहार में लागू आदर्श आचार संहिता समाप्त हो चुकी है। बीते 3.25 महीनों से बिहार में आदर्श आचार संहिता लागू थी। इस दौरान बिहार में कई नवनिर्वाचित मुखिया, पंचायत सचिवों की हत्या कर दी गई, तो कई जगह खूनी संजिश भी देखने को मिली। पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने जनप्रतिनिधियों की जानमाल की सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर की है। हालांकि अब इन सभी आपराधिक मामलों की जांच बिहार पुलिस ने शुरू कर दी है। बिहार निर्वाचन आयोग से जानकारी दे रहे हमारे सहयोगी अमित कुमार। पंचायत चुनाव को लेकर बिहार में लागू आदर्श आचार संहिता जो है वो अब समाप्त हो चुका है। बात अगर हम बीते 4.25 महीना की करें तो बिहार में आदर्श आचार संहिता जो है वो पंचायत चुनाव को लेकर के लागू था और निर्वाचन आयोग जो है वो बीते 4.25 महीने में लगातार जो फेज वाइज जो है वो चुनाव संपन्न करवाया है। कड़ी सुरक्षा और बंदोबस्ती के बीच जो है वो पंचायत चुनाव संपन्न हुए। कई नए चेहरे जो है इस चुनाव में जीत करके सामने आए और इस दौरान कई घटनाएं भी जो हैं वो हुई। कई नए मुखिया जो हैं, नवनिर्वाचित मुखिया की हत्या कर दी गई, तो कई जो है जनप्रतिनिधि, पंचायत सचिव, सरपंच जो हैं उनके साथ भी घटनाएं हुई हैं। और अब इन घटनाओं को लेकर के बिहार के जो पंचायती राज मंत्री हैं खुद उन्होंने जो है कहा है कि जनप्रतिनिधि जो पंचायत चुनाव में जीत करके आए हैं उनकी सुरक्षा जो है वो एक बड़ा मसला है और इस पर सरकार से वो बात करेंगे, अधिकारियों को निर्देशित करेंगे कि सभी को सुरक्षा दी जाए और जो घटनाएं हुई हैं उसका अनुसंधान तेजी से किया जाए। बताते चले कि बिहार पुलिस मुख्यालय ने भी सभी जिले के जो एसपी हैं उन्हें निर्देश जारी किया है। एडीजी मुख्यालय जितेंद्र गंगवार ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि सभी जो जिले हैं वहाँ के एसपीज को निर्देशित किया गया है कि जो भी घटनाएं हुई हैं उसकी त्वरित जांच की जाए, स्पीडी जांच की जाए, अनुसंधान किया जाए और जो भी लोग इस घटना को कारित किए हैं, चाहे वो चुनावी रंजिश को लेकर के हो, राजनीतिक रंजिश को लेकर के हो या आपराधिक घटनाएं हैं, इसका जो है अनुसंधान करके वजह सामने लाई जाए और उसके आधार पे न्यायालय से स्पीडी ट्रायल करवा करके दोषियों के खिलाफ जो है वो कड़ी कार्रवाई की जाए। पुलिसिया कार्रवाई जो है वो यह तय करेगा कि बिहार में कानून का राज है या अपराधी जो है वो सर चढ़ कर बोल रहा है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। बिहार में पंचायत चुनाव खत्म होने के बाद अब सरकार ने चुने हुए पंचायत प्रतिनिधियों के लिए रोड मैप तैयार कर लिया है। जनवरी में मुखिया जी को पंचायती राज विभाग विशेष ट्रेनिंग देगा, जिसमें पंचायत प्रतिनिधियों को अपने अपने पंचायत में विकास के कार्य कैसे करने हैं इसकी जानकारी दी जाएगी। और इस बार पंचायत को हाईटेक बनाने की तैयारी है, जिसके लिए मुखिया जी को भी हाईटेक बनाया जाएगा। पंचायती राज मंत्री ने पूरी प्लानिंग की जानकारी दी है। यह पूरी तरह उनके ही द्वारा सारे कार्यों को आगे बढ़ाना, मुखिया का जो पावर है, क्योंकि गांव को पूरी तरह मुखिया और सरपंच ही मॉनिटरिंग करेंगे। डेवलपमेंट के कार्य को मुखिया जी देखेंगे और सरपंच के माध्यम से जो लॉ एंड ऑर्डर से इश्यूज होते हैं गांव में 144 लगाने के लिए आपको एसडीओ के यहाँ जाना पड़ता है, तो हम लोग विशेष अधिकार के तौर पर पंचायत के जो सरपंच होंगे वो चाहेंगे तो गांव में 30 दिनों तक किसी भी कार्य को रोक सकते हैं। तो ये पूरी व्यवस्था जहां लिटिगेशन हो। पर हाईटेक भी कर रहे हैं आप गांव को, तो मुखिया जी को हाईटेक कैसे किया जाएगा? पूरी तरह हम लोग जैसे सभी गांव में पंचायतों में हम लोग आरटीपीएस काउंटर के तौर पर लोक निवारण अधिकार के अधिनियम के माध्यम से हम लोग वहां एक काउंटर खोल रहे हैं जहां कोई शिकायत आपको पंचायत से बाहर जाके देने की जरूरत नहीं है। आप अपने पंचायत में ही सारी व्यवस्था को दे सकते हैं और सारे डिस्प्यूट वहीं से सॉल्व होंगे। बिहार में इस बार का पंचायत चुनाव कई मायनों में खास रहा और इस बार वोटरों का मिजाज बदला बदला नजर आया। लोगों ने नए चेहरों को गांव की सरकार के रूप में चुना। पटना में कुल 309 मुखिया पद के उम्मीदवारों में 273 नए मुखिया बने हैं, जबकि 36 पुराने मुखिया ने अपनी शाख बचाई है। रिपोर्ट देखिए। पटना के 23 प्रखंडों के 309 पंचायत में मुखिया पद समेत कई पदों के उम्मीदवारों का चुनाव संपन्न हो गया है। 11 चरणों में हुए चुनाव में 90% पुराने मुखिया हार गए हैं और नए चेहरों ने अपनी जगह बनाई है। सबसे खास बात यह है कि नए चेहरों में 92% युवा चेहरे शामिल हैं। इन आंकड़ों से साफ जाहिर होता है कि लोग अब विकास के मुद्दे को प्राथमिकता दे रहे हैं।
हम मुद्दा लेकर उतरे थे कि पूरे पंचायत को सबसे पहले भ्रष्टाचार मुक्त करूंगा और जितने सारे भ्रष्टाचार हुए हैं वार्ड में, नल जल योजना में, इंदिरा आवास में, सब पर कार्रवाई करवाने का काम करूंगा। अपनी जनता को सेवा करने के लिए सब मुद्दा लेके उतरे हैं सर। क्या लगा, कैसा जो है, कितना जनता लोग हमको बहुत साथ दिए सर। हम जनता के लिए सेवा के लिए हद तक पे खड़ा रहेंगे। जनता हमको चाहे तो हमें जीत हुई सर। हार का सामना करने वाले मुखिया की अपनी ही दलील है। उन्होंने कहा कि जनता ने विकास पर वोट नहीं बल्कि नोट पर वोट दिया है। इस बार प्रत्याशियों द्वारा मतदाता को पैसे देकर के भ्रमित किया गया और झूठा प्रलोभन दे करके पैसे की जोर पर मतदाता को भटका करके चुनाव को किया जा रहा है। वहीं कुछ जगहों पर ऐसी तस्वीर भी सामने आई कि जनता ने विकास के आधार पर कुछ गिने चुने मुखिया उम्मीदवारों के सिर पर फिर से ताज सजाया। ये तो तीसरा टर्म हम जीते हैं, पब्लिक के सेवा में रहते हैं, पब्लिक हमको चाहता है, इसीलिए इसे हमको परिणाम मिलता है। अब पब्लिक के नहीं चाहेंगे तो पब्लिक हमको जिताएगा नहीं, इसीलिए हम पब्लिक के सेवा में या सेवा में रहेंगे। गली नली जो भी जिसको गरीब घर है सब पे काम करते हैं और काम करने के लिए हम जीतते हैं। बहरहाल जनता ने जागरूकता का परिचय देते हुए विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे अहम मुद्दे पर अपने मताधिकार का प्रयोग किया, जो ये बताने के लिए काफी है कि गांव की तस्वीर अब बदलने वाली है। 90% मुखिया पटना जिला में नए चुन कर आए हैं और युवा आए हैं। अब देखना ये होगा कि युवा मुखिया कितना विकास करते हैं। दानापुर से न्यूज़ 18 के लिए अमरजीत शर्मा। सीतामढ़ी के रंजीतपुर में 2020 में छात्रा से दुष्कर्म और हत्या के मामले में पुलिस कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर पाई है। वहीं पीड़ित परिवार को लगातार केस उठाने की धमकियां मिल रही हैं। पीड़ित के पिता डीएसपी ऑफिस के चक्कर कई बार लगा चुके हैं, लेकिन हर बार मामले को टाल मटोल दिया जाता है। सर लॉकडाउन जो खूब जोर में जो लॉकडाउन रहा 11 अप्रैल के 2020 में हमरा लड़की के घर में से किडनैप करके सामूहिक दुष्कर्म करके ओकर हत्या कर दिले। आज तक ले हम भटक रहा हती हैं। इधर छपरा में वायु प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और बिहार के 2 सबसे प्रदूषित शहरों में छपरा का नाम शामिल हो गया है। शहर में लगातार बढ़ती गाड़ियों की संख्या और प्रशासनिक स्तर पर प्रदूषण नियंत्रण की कोई पहल नहीं होने को लेकर यहां के लोग इसके लिए एक बड़ा इसे कारण मानते हैं। छपरा के कचहरी स्टेशन चौक पर स्थानीय लोगों से बात की संतोष ने। छपरा में वायु प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है और हालात यह है कि छपरा के 2 बड़े जिले जो कि वायु प्रदूषण में उच्चतम स्तर पर पहुंच चुके, उसमें छपरा शामिल शुमार हो गया है और कहीं ना कहीं लोगों को काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। हम लोगों से बात करेंगे कि किस तरह से छपरा का सबसे व्यस्तम कचहरी स्टेशन चौक का इलाका, यहाँ पे कुछ लोगों से हम बात करते जानते हैं कि आखिर क्या दिक्कतें हैं। ये बताइए, जो नया रिपोर्ट आया है उसमें छपरा जो है प्रदूषण के स्तर में टॉप 2 शहर में शामिल हो गया। प्रदूषण का कारण ये है कि सारी गाड़ियाँ जो बड़ी से छोटी पूरा टाउन होते हुए जा रही हैं और यहाँ बीमारियां बढ़ती जा रही हैं और जो भी पुरानी गाड़ियां हैं उस पर रोक नहीं लग रही है और इससे ही हमारी पूरा वातावरण दूषित हो रहा है। देखिए, इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि यहाँ पे अपने शहर में डबल डेकर पुल का निर्माण चल रहा है, जिस वजह से सारी गाड़ियाँ शहर रूट होते हुए जा रही हैं और इसमें क्या हो रहा है कि एक तो जाम की समस्या आ रही है और दूसरा पॉल्यूशन भी बढ़ रहा है। पॉल्यूशन बढ़ रहा है तो इसमें बड़े बुजुर्ग और जो भी एजेड है या फिर जो भी बुजुर्ग टाइप के लोग हैं उनको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, कई तरह की दिक्कतें आ रही है। तो इसलिए हम इसमें जो आंकड़ा आया है उससे बिल्कुल सहमत है और इस पे प्रशासन को नज़र रखना चाहिए, इसके बारे में सोचना चाहिए। कुछ लोग और हैं, उनसे बात करते हैं। जैसे दिल्ली शहर में गाड़ियों को रोका जा रहा है, जो पुरानी गाड़ियाँ हैं, लेकिन वो गाड़ियाँ छोटे शहरों में लाकर चलाई जाती है। इस पे तो बिल्कुल ही रोकना चाहिए, बाहर स्टेट का गाड़ी को रोकना चाहिए। दूसरा है कि जो NH-19 का काम अभी मतलब रुका हुआ है, इस कारण से ज़्यादा समस्या हो रहा है शहर में, क्योंकि NH-19 काम रुकने के कारण पूरा शहर में ही गाड़ी जा रही है। गाड़ी के कारण पोल्यूशन लेवल हाई लेवल पे है। यहाँ पे गाड़ी चलाने में भी बहुत दिक्कत होता है, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा उड़ता है। हर तरह से समस्या
मतलब बहुत जर्जर स्थिति है छपरा शहर का। बिल्कुल, संजय बता रहे थे कि प्रदूषण का जो आंकड़ा है उससे ये लोग इत्तेफाक रखते हैं। उसके पीछे कारण भी है कि तमाम जो बड़ी गाड़ियां हैं वो शहर के बीच से होकर के जा रही है, जिसके कारण शहर में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है। और यही कारण है कि जो आंकड़े हैं उसमें बिहार में जो छपरा जिला है वो टॉप 2 जो जिले हैं जो प्रदूषण में सबसे उच्चतम स्तर पहुँच गया है। हवा की क्वालिटी एकदम खराब हो चुकी है, उसमें यह छपरा शामिल हो गया है। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18 छपरा। और खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहें हमारे साथ। इस न्यूज